Hello everyone. So this is day 3 and this is going to be the second video of this day. In our first video we have completed PYQs of CSC, okay, of this topic, that is President, Vice President, Prime Minister, Central Council of Ministers, Governor, Chief Minister. Okay, now we'll move to our polity, that is from CDS 1 2015 to CDS 2 2024. Okay, so moving towards our first question, that is, which one of the following statement is correct? The president can't pardon a person sentenced by a कोर्ट मार्शल. सबसे पहले हम प्रेसिडेंट की क्या करेंगे, पार्डनिंग पावर्स देखेंगे. सो अंडर आर्टिकल 72 जो प्रेसिडेंट होता है उसके पास क्या होती है, पार्डनिंग पावर्स होती है. एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ, पूरा पढ़ा ही देती हूँ, ठीक है, ये इस ताकि साथ साथ में कवर हो जाए. चलिए, सो अगर आप देखोगे पार्डनिंग पावर पे, तो आर्टिकल 72 के अंडर क्या होती हैं, पार्डनिंग पावर्स होती हैं प्रेसिडेंट के पास. कौन कौन सी होती है, एक होता है पार्डनिंग. पार्डन का मतलब क्या होता है, जिस भी चीज के लिए आपको कन्विक्ट किया जाएगा वो कंप्लीटली ही क्या कर दिया जाएगा, एब्जॉल्व कर दिया जाएगा. कॉम्यूटेशन, कॉम्यूटेशन से याद रखना सब्सटीट्यूशन. अगर आपको डेथ सेंटेंस दे दिया गया तो डेथ सेंटेंस से क्या कर दिया जाएगा, उसके पनिशमेंट के कैरेक्टर को ही चेंज कर दिया जाएगा और आपको क्या कर दिया जाएगा, सेंटेंस दूसरा 14 साल की सजा सुना दी जाएगी, ठीक है, फ्रॉम डेथ सेंटेंस. रिमिशन होता है रिड्यूस करना पनिशमेंट, जैसे 10 साल की सजा थी तो 7 साल की सजा कर दी, दैट इज. तो इसमें कैरेक्टर चेंज नहीं होता है, बट इसमें कैरेक्टर चेंज हो जाता है. रिस्पाइट, रिस्पाइट याद रखना एसपी से स्पेशल, कि ये क्या किया जाता है, थोड़ा पनिशमेंट कम कर दी जाती है कुछ स्पेशल केसेस में, अगर आपको डिसेबिलिटी है, कोई प्रेग्नेंट है या कुछ भी है उस वजह से. और रिप्रीव का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आज आपको फांसी लगने वाली थी बट उस पर स्टे लगा दिया गया टेम्पररी पीरियड के लिए, कि अभी नहीं दी जाएगी, थोड़े दिन बाद या थोड़े महीने बाद होगा, तो दैट इज रिप्रीव करना, ठीक है. सो नेक्स्ट आपके पास है प्राइम मिनिस्टर कॉम्पोजिशन. ओके, ये था आपका प्रेसिडेंट का पार्डनिंग पावर, ठीक है. अभी हमने तो देखा प्रेसिडेंट की पार्डनिंग पावर, पर सेम पार्डनिंग पावर आपके पास इसके पास होती है, गवर्नर के पास होती है अंडर आर्टिकल 161. बट जो गवर्नर होता है वो डेथ सेंटेंस नहीं दे सकता, और साथ में क्या हो सकता है, जो गवर्नर होता है वो कोर्ट मार्शल के लिए नहीं पार्डन कर सकता, बट प्रेसिडेंट कोर्ट मार्शल के लिए भी पार्डन कर सकता है, ठीक है. चलिए क्वेश्चन पे आते हैं अभी हम. सो प्रेसिडेंट कांट पार्डन, तो ये गलत हो जाता है आपका. सुप्रीम कमांड ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ऑफ यूनियन वेस्टर्न प्रेसिडेंट बट इट्स एक्सरसाइज हैज टू बी रेगुलेटेड बाय लॉ. देखिए ये कितना पॉजिटिव स्टेटमेंट है. इतना तो पता है कि जो प्रेसिडेंट होता है कमांडर इन चीफ होता है आपका डिफेंस का, तो क्या सुप्रीम कमांड जो होता है वो प्रेसिडेंट के हाथ में होती है, बिल्कुल सही है. अ पर्सन अवॉर्डेड रिगरस इम्प्रिजनमेंट, जिसको बहुत ज़्यादा रिगरस इम्प्रिजनमेंट दिया होता है, कांट बी कंपेल्ड टू डू हार्ड वर्क. आप उसको ना ज़बरदस्ती उससे हार्ड वर्क नहीं करा सकते जेल में. अगर आप ऐसा करते हो तो आर्टिकल 23 जो एक्सप्लॉयटेशन वाला है तो वो इन्फ्रिंज होता है. देखिए ये गलत है. आप देखते हो कि अगर आपको जेल हो जाती है तो बहुत हार्ड काम करवाया जाता है, वहाँ पे पत्थर तुड़वाए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करवाई जाती हैं. सो ये आंसर आपका, ये स्टेटमेंट गलत होता है. उन्होंने बोला जो आर्म्ड फोर्सेस ट्रिब्यूनल एक्ट है एक्सक्लूड द पावर ऑफ हाई कोर्ट अंडर 226. अब खुद सोचिए, हाई कोर्ट की पावर ज़्यादा बड़ी होगी या फिर आर्म्ड फोर्सेस जो ट्रिब्यूनल एक्ट है. ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट में तो कोई है नहीं है, तो आप हाई कोर्ट की पावर को नहीं ले सकते अंडर आर्टिकल 226, तो ये भी नहीं होगा. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास सीडीएस 1 2016 का. उन्होंने बोला है प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू ग्रांट पार्डन टू क्रिमिनल इन स्पेशल केसेस. क्या वो स्पेशल केसेस में दे सकता है पार्डन, मैंने आपको बताया दे सकता है, तो हाँ होगा. प्रेसिडेंट कैन प्रोमुलगेट ऑर्डिनेंस इवन व्हेन द पार्लियामेंट इज इन सेशन. देखिए हमेशा याद रखिए, पहली बात तो कौन से आर्टिकल 1 2 3 आर्टिकल है जिसके अंडर प्रेसिडेंट जो रहता है वो ऑर्डिनेंस को जारी कर सकता है, बट देयर इज अ कंडीशन कि अगर पार्लियामेंट सेशन में ना हो तो ही कर सकता है, ऐसे नहीं कर सकता, तो दिस इज रॉन्ग. प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व द राज्यसभा ड्यूरिंग इमरजेंसी. राज्यसभा को भी लेना देना ही नहीं इमरजेंसी के साथ, तो वो क्यों डिसॉल्व करेगा. नेक्स्ट इज प्रेसिडेंट हैज़ द पावर टू नॉमिनेट 2 मेंबर्स. तो प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो 2 मेंबर्स क्या कर सकता है, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से लोकसभा में कर सकता है, दैट इज करेक्ट. सो आंसर इज 1 and 4. पहले आपके ये देखिए 2020 से पहले क्या होता था, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से भी आप 2 बंदे नॉमिनेट कर सकता था प्रेसिडेंट, बट उसके बाद वो खत्म कर दिया गया. सो इसलिए अभी सिर्फ एंग्लो इंडियंस के लिए है, ठीक है.
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट हैज़ द राइट टू एड्रेस एंड सेंड मैसेज टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एलिसिट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। क्या प्रेसिडेंट जो है वो एड्रेस कर सकता है और मैसेज भेज सकता है, और जो भी उसको इन्फॉर्मेशन चाहिए वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से ले सकता है। बिल्कुल सही आता है अंडर आर्टिकल 78। प्रेसिडेंट कैन कॉल फॉर इन्फॉर्मेशन, प्रेसिडेंट इन्फॉर्मेशन के लिए बुला सकता है कोई भी प्रपोजल, मतलब कोई भी लेजिस्लेशन है उसके प्रपोजल के लिए जो भी रिलेट है उसके कोई भी लेजिस्लेशन के रिलेशन में, तो ये भी आपका 78 आर्टिकल के अंडर आता है। जितने भी डिसीजंस है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के किससे रिलेटेड, यूनियन के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, वो आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा प्रेसिडेंट के साथ, तो ये भी आपका अंडर आर्टिकल 78 आता है। और सेम जो प्रोविजंस हैं वो गवर्नर के रिस्पेक्ट में सही होते हैं अंडर आर्टिकल 167। ठीक है, सो 1 2 3 आ जाएगा। नेक्स्ट है अपने पास 2017 का प्रेसिडेंट का है, द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन शेल बी वेस्टेड इन प्रेसिडेंट। ये आपको मैंने अभी जो इससे पहले वाला वीडियो था जिसमें बताया गया था, सीएससी वाले कर रहे थे, तो उसमें था कि जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है यूनियन की वो किस में होती हैं, प्रेसिडेंट के पास होती हैं। सही है, एग्जीक्यूटिव पावर शेल बी एक्सरसाइज बाय प्रेसिडेंट ओनली। क्या अब एक्सरसाइज की बात कर रहा है, मैंने बोला कि वेस्टेड किसके पास होती हैं, प्रेसिडेंट के पास, बट एक्सरसाइज कौन करता है उसको, प्राइम मिनिस्टर करता है। ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव है हमारा वो एक्सरसाइज करेगा थ्रू ऑफिसर्स, तो ये गलत हो जाएगा। सुप्रीम कमांड, अभी हमने ये सेम स्टेटमेंट अभी जो पिछला क्वेश्चन गया है उसमें देखा था कि जो सुप्रीम कमांड होती है वो किसके हाथ में होती है, प्रेसिडेंट, तो ये सही है। तो आंसर कितना आ जाएगा, 1 और 3। देखो कितना बार रिपीट हो रही हैं चीज़ें, कितनी चीज़ें रिपीट हो गई हैं। कुछ चीज़ें सीएससी की सीडीएस में, सीडीएस की सीएपीएफ में, बस ऐसे ही चलता रहता है। क्योंकि अगर आप प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट देखोगे उसमें क्या ही आ सकता है, उसका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, इलेक्टोरल कॉलेज क्या होता है ना, पार्डनिंग पावर्स क्या होती है, बस ये पूछेगा और कुछ नहीं पूछता है। वो स्कोप ही नहीं है ना, क्या ही पूछेगा, आर्टिकल पूछ लेगा उससे रिलेटेड। अब उसने बोला इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कॉलेज। अभी जो पिछली वीडियो थी मैंने उसमें आपको प्रेसिडेंट के बारे में बताया था, इलेक्टोरल कॉलेज, तो अभी मैं दोनों के लिए बता देती हूँ। जो प्रेसिडेंट होता है और एक वाइस प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट का जो इलेक्टोरल कॉलेज होता है उसमें ऑल इलेक्टेड मेंबर्स आते हैं। ठीक है, जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं, कहाँ कहाँ से, आपके लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, प्लस अगर कोई यूटी है और वहाँ पे भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है तो वो आएगा। बट इसमें एक याद रखना कि जो काउंसिल होती है आपकी, स्टेट काउंसिल होती है, उसका कोई भी रोल नहीं होता प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। बात करते हैं वाइस प्रेसिडेंट में। वाइस प्रेसिडेंट में स्टेट का कोई लेना देना नहीं है। इसमें क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा ही होते हैं और इनके दोनों होंगे, इलेक्टेड भी होंगे प्लस नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होंगे। समझ आ गया। सो ये वाइस प्रेसिडेंट के लिए था और ये प्रेसिडेंट के लिए इलेक्टोरल कॉलेज था। अब उसने बोला है वाइस प्रेसिडेंट में क्या होता है, कंसिस्टिंग ऑफ बोथ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। तो इसमें नॉमिनेटेड भी होगा, इसीलिए ये गलत हो जाता है। तो उसने नॉट करेक्ट ही पूछा था, तो ये आंसर हो जाएगा। वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इन अकॉर्डेंस विद द सिस्टम ऑफ, तो याद रखिएगा जो प्रोपोर्शन रिप्रेजेंटेशन होता है बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये आपका वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी होता है और ये प्रेसिडेंट के लिए भी होता है। ठीक है, तो ये सही है। वाइस प्रेसिडेंट शेल नॉट बी मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द, ये भी सही है। देखिए एक और प्रोविजन है कि अगर आपको प्रेसिडेंट को करना है, इलेक्ट करना है या वाइस प्रेसिडेंट को, जो प्रेसिडेंट है वो क्वालिफाई होना चाहिए लोकसभा के मेंबर के लिए, क्वालिफाई होना चाहिए। ठीक है, होना नहीं चाहिए, मेंबर नहीं होना चाहिए, बट क्वालिफाई होना चाहिए। एंड सेम आपका जो वाइस प्रेसिडेंट है उसके लिए क्या होना चाहिए, वो भी क्वालिफाई होना चाहिए एज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा। ठीक है, बाकी वो खुद मेंबर नहीं होना चाहिए। सो शेल नॉट बी अ मेंबर, तो ये भी सही है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया शेल बी एक्स ऑफिशियल चेयरमैन, तो होता ही है, तो आपका पता ही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी इंक्वायर एंड डिसाइड। देखिए इलेक्शन कौन करवाता है प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट की, वो होता है इलेक्शन कमीशन। बट अगर इलेक्शन से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो ये सेंटर का मामला है, तो सेंटर पे कौन होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है। हाई कोर्ट तो देख ही नहीं सकती ना प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन का। नेक्स्ट आता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंप्राइजिंग ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स। अब ये मैंने अभी जस्ट आपको बताया, तो इलेक्टेड मेंबर किसके होते हैं, बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट,
लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल का मैंने बोला कोई रोल नहीं होता, तो थर्ड कैंसिल हो जाएगा। लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एनसीटी, बिल्कुल से मैंने ये भी बोला कि जो यूटीज़ होती हैं, अगर उनमें भी ऐसी यूटीज़ जिनमें लेजिस्लेटिव असेंबली होती है तो उनके भी इलेक्टेड मेंबर्स आएंगे। इसमें 2 है, अब आपकी JNK भी आ जाती है इसमें, ठीक है। सो आंसर इज 1, 2 एंड 4। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ प्रिस्क्राइब दैट द काउंसिल ऑफ, ये भी मैंने आपको अभी जस्ट इससे पहले की जो वीडियोस में बताया था कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या एक्सीड नहीं करने चाहिए, कितना परसेंटेज, 15% एक्सीड नहीं करते हैं। बट कौन सा अमेंडमेंट था ये भी मैंने आपको बताया था, दैट वॉज 91st अमेंडमेंट एक्ट। ओके, इंपॉर्टेंट बोला था मैंने इस चीज़ को। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू स्टेट्स ऑफ इंडिया करेक्ट है। उसने बोला दैट स्टेट्स इन इंडिया कैन नॉट हैव देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सही है। जनरली अगर आप देखोगे तो दिस इज करेक्ट कि स्टेट का अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता। ऑल्दो जम्मू एंड कश्मीर का पहले अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता था बट अभी नहीं है, अब तो वो भी प्रोविजन गया। स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, तो ये भी सही था, उस टाइम भी सही था, अभी गलत है। स्टेट्स इन इंडिया डू नॉट हैव अ, और ये भी सही है। ये सही कैसे है? उसने बोला जैसे कोई भी स्टेट है उसके पास ये राइट नहीं है कि वो यूनियन ऑफ इंडिया से बाहर जा सके खुद, ठीक है, तो ये भी सही है। उसने बोला मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, अगर आप यूनियन की बात करते हैं पूरी, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जितने भी होंगे आपके वो 15% से एक्सीड नहीं करने चाहिए, प्राइम मिनिस्टर को मिला के जितने भी आपके लेजिस्लेटिव असेंबली में हैं। बट ये दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 10% होता है, 15% नहीं होता है, ठीक है। आंसर आ जाएगा ये डी। Moving towards CDS 2 2018, फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द ड्यूटीज बताई गई हैं गवर्नर की। देखो, ड्यूटी ऑफ द गवर्नर एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट डू नॉट बिकम द सब्जेक्ट मैटर ऑफ क्वेश्चन और डिबेट इन द, देखिए अब गवर्नर है, ये इम्यूनिटी दी जाती है कुछ, ठीक है, कुछ प्रिविलेजेस दी गई हैं गवर्नर को। इसके अंदर क्या होता है, अब आपको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड जो होता है एक स्टेट का, दैट इज गवर्नर, और यूनियन लेवल पे प्रेसिडेंट होता है, जस्ट बोलते हैं ना सिंबॉलिक हेड जो होता है। अब गवर्नर अपनी ड्यूटी में अगर कुछ भी करता है, ठीक है, तो उसको आप पार्लियामेंट में डिबेट नहीं कर सकते उसके बारे में, तो ये सही है आपका। वेयर द गवर्नर टेक्स अ डिसीजन इंडिपेंडेंटली, अगर गवर्नर क्या करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के इंडिपेंडेंटली डिसीजन लेता है, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का मान के डिसीजन नहीं लेता है। और वेयर ही एक्ट एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ स्टेट अंडर प्रेसिडेंट रूल, मतलब वो अब प्रेसिडेंट रूल के अंदर किसका ज़्यादा काम होगा, गवर्नर का होगा, तो वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस नहीं लेगा और वो चीफ एग्जीक्यूटिव की तरह काम कर रहा है, तो जो भी वो एक्शंस करेगा क्या वो स्क्रूटनी होगी पार्लियामेंट के द्वारा? बिल्कुल होगी। देखिए अगर पार्लियामेंट की बात आ रही तो पार्लियामेंट किसी को भी स्क्रूटनाइज कर सकती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे किसके पास ज़्यादा पावर है? पार्लियामेंट के पास। सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है, ये भी सही है क्योंकि डू नॉट बिकम बोला ना, तो ये सही है, दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट इज विच ऑफ हु हैज़ द पावर ऑफ एनलमेंट और सस्पेंशन। अगर ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट एंड रीजनल काउंसिल्स होते हैं अंडर 6 शेड्यूल के अंडर, 6 शेड्यूल का मतलब ही यही था कि जो वहाँ का गवर्नर है उसको ज़्यादा पावर्स दी जाएंगी, ठीक है, उसको एक इम्पॉर्टेंट हेड बनाया जाएगा। और उसने बोला कि अगर वहाँ पे कोई लॉज है या सस्पेंड करना एक्ट या रेजोल्यूशन, तो वो कौन करेगा? गवर्नर ही करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द पावर्स ऑफ द गवर्नर, गवर्नर की कौन सी पावर नहीं है? मिलिट्री पूरे यूनियन की होती है, ठीक है, तो उसमें गवर्नर का कोई रोल नहीं हो सकता, तो ये आ जाएगा आंसर। एडवोकेट जनरल को अपॉइंट करेगा, समन करेगा, पार्डन करेगा, रिप्रीव रिमिशन करेगा, ठीक है। अच्छा, ड्यूटीज़ क्या क्या होती हैं सीएम की? जो सीएम की ड्यूटीज़ है, एक होती है आपके पास प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटीज़, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया अंडर आर्टिकल 78 अभी बताया। वैसे ही स्टेट में कुछ ड्यूटीज़ होती हैं सीएम की अंडर आर्टिकल 167, ये भी मैंने आपको बताया। तो उसने बोला टू कम्युनिकेट टू द गवर्नर, अब सीएम इज़ रिलेटेड टू गवर्नर, सीएम अभी प्रेसिडेंट को जाके नहीं करेगा, तो ये तो सही है, ये भी अंडर आर्टिकल 167 आता है। फर्निश कर सकते हो इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट प्रपोजल लेजिस्लेशन मे कॉल फॉर, जो भी गवर्नर बोलेगा आपको वो इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी, ये भी 167 के अंडर आ गया। टू कम्युनिकेट टू द प्रेसिडेंट, देखिए ऑड वन आउट आ गया यहाँ पे, आपको ऑड वन है ना, चीफ मिनिस्टर क्यों प्रेसिडेंट के साथ वो करेगा, तो इसका आंसर इज दिस, नॉट करेक्ट पूछा है। देन वही आ गया यहाँ पे
यहाँ पे भी गवर्नर है, तो इसका काम जो होगा वो गवर्नर के साथ ही होगा। तो ये तीनों की तीनों कहाँ पे आती है आपकी, अंडर आर्टिकल 167। डन। नाउ मूविंग टूवर्ड CDS 1 2019। क्वेश्चन है अपने पास, प्राइम मिनिस्टर का जो नेशनल रिलीफ फंड है वो ऑपरेट किया जाता है बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉडीज। कौन सी बॉडीज है जो देखेंगी? देखिए जो रिलीफ फंड है वो किसके अंडर आता है, जो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है उसके अंडर आता है ये, ठीक है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन आता है तो ठीक है, नहीं आता तो छोड़ सकते हो, बट अगली बार आ ना जाए उसके लिए आप ये कर लो अच्छे से। नेक्स्ट आता है विच प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है प्रोवाइड द प्रेसिडेंट शेल नॉट बी आंसरेबल टू एनी कोर्ट फॉर द एक्सरसाइज ऑफ हिज ऑफिस। देखिए ऐसा कौन सा आर्टिकल है इसमें ये बोला है कि जो प्रेसिडेंट है वो कुछ भी करता है बट वो कोर्ट को आंसरेबल नहीं होता है। तो ये कौन से आर्टिकल में बोला गया है? 361। और ये प्रेसिडेंट के लिए भी लागू होता है, गवर्नर के लिए भी लागू होता है ये चीज़, ठीक है। बस याद रख लेना इसको अच्छे से। 74 आर्टिकल क्या है? 74 होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। ओके, ये आपका आर्टिकल 75 है। 74 जो है वो बोलता है कि प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस लेना पड़ेगा, किसका? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ठीक है। एड एंड एडवाइस किसका लगेगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। और 75 के अंडर ही वो जो 15% वाला मैंने आपको बताया था ना कि 15% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो वो भी 75 के अंडर आएगा आपका, ठीक है। और बाकी हमने ये भी पढ़ा था कि जो मिनिस्टर्स होते हैं होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, वो भी इसके अंडर ही बोला गया है। ओके, नाउ व्हाट इज आर्टिकल 53? प्रेसिडेंट की जो एग्जीक्यूटिव पावर्स है, एग्जीक्यूटिव पावर जो होंगी वो प्रेसिडेंट के पास होंगी, वो कौन से आर्टिकल में बोला गया है? 53 आर्टिकल में बोला गया है। सो पता चल गया 74 आर्टिकल एंड 75 आर्टिकल। देन अपने पास आता है आर्टिकल नंबर 363। देखिए इंटरफेरेंस ऑफ कोर्ट्स पे है कि कोर्ट कितना इंटरफेरेंस कर सकते हैं, कुछ सर्टेन अग्रीमेंट्स या हो गए, ट्रीटीज वगैरह हो गए, ठीक है। चलिए देखिए फिर से आ गया कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होंगे यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में इन इंडिया शेल नॉट एक्सीड, किसको एक्सीड नहीं कर सकता? 15% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर 15% ऑफ द लोकसभा, तो वो लोकसभा होता है, ठीक है। देखा कितने टाइप से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने, कितनी बार पूछ लिया है। अच्छा अब आता है कौन सा एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट पूछा है। प्रेसिडेंट टेंडर्स इज रेजिग्नेशन टू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अब मेरे को ये बताओ कि जो प्रेसिडेंट है वो अपना रेजिग्नेशन किसको देगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्यों लेगा उसका रेजिग्नेशन? देखिए प्रेसिडेंट का रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट लेता है और वाइस प्रेसिडेंट का रेजिग्नेशन प्रेसिडेंट लेता है। जैसे कि लोकसभा का जो स्पीकर होता है उसका रेजिग्नेशन कौन लेता है? डिप्यूटी स्पीकर जो होता है। और इसका कौन लेगा? उल्टा इसका ले लेगा, ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, 1 तो गलत है। अगर 1 गलत है आपका, नॉट करेक्ट ही पूछा उसने, नॉट करेक्ट है तो इसका मतलब 1 आना चाहिए। द वाइस प्रेसिडेंट टेंडर हिज रेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो किसको देता है रेजिग्नेशन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये सही है आपका, तो 2 तो नहीं आना चाहिए आपका, 2 तो नहीं आएगा, तो आंसर वुड बी 1, 3 एंड 4। जो कैग होता है आपका, इंडिया इज रिमूव फ्रॉम हिज ऑफिस इन द लाइक मैनर एज प्रेसिडेंट। अब जैसे प्रेसिडेंट रिमूव होते हैं, क्या कैग भी वैसे ही होता है? जी नहीं, प्रेसिडेंट का प्रॉपर प्रोसीजर है, कैग का उतना कोई प्रोसीजर नहीं है, ठीक है। तो ये भी गलत है। अ जज ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट कैन रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो जो जज होता है सुप्रीम कोर्ट का वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देगा क्या रेजिग्नेशन? जितने भी आपके मेजर रेजिग्नेशन है जो यूनियन लेवल पे, वो कौन लेगा? आपका प्रेसिडेंट ही लेगा, ठीक है। तो 1, 3 एंड 4 वुड बी द आंसर। सो CDS 1 2020 में तो कोई क्वेश्चन नहीं था। नाउ लेट्स मूव टू CDS 2 2020 में याद है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पर्टेनिंग टू प्रेसिडेंट ऑफ टर्म ऑफ ऑफिस इज नॉट करेक्ट। क्या प्रेसिडेंट 5 साल के लिए रहता है? प्रेसिडेंट में बी रिमूव फ्रॉम द ऑफिस बाय वे ऑफ, क्या वो इम्पीचमेंट से रिमूव हो सकता है?
द प्रेसिडेंट मे रिजाइन बिफोर एक्सपायरेशन ऑफ हिज और हर टर्म राइटिंग टू स्पीकर ऑफ द लोकसभा। अगर ये क्वेश्चन आपका हो जाता अगर आपने PYQ किया होता, क्योंकि हमने अभी पढ़ा दैट प्रेसिडेंट किसको देता है, वाइस प्रेसिडेंट को, तो आंसर आ गया ये। बाकी सारी स्टेटमेंट सही है। सो प्रेसिडेंट शेल नॉट विद स्टैंडिंग द एक्सपायरेशन ऑफ हिज और हर टर्म कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस अंटिल हिज और हर, दिस इज इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। अब ये स्टेटमेंट भी कभी कभी दूसरे क्वेश्चन में पूछ लेता है। वो बोल रहा है कि जो प्रेसिडेंट है नॉट विद स्टैंडिंग द एक्सपायरेशन ऑफ हिज और हर टर्म कंटिन्यू टू होल्ड ऑफिस अंटिल हिज, और वो तब तक ऑफिस को होल्ड करता है जब तक उसका सक्सेसर नहीं आ जाता। तो ये सही है आपका, ठीक है। इम्पीचमेंट होता है इसका और ये 5 साल का टेन्योर होता है इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अ स्पेशल एड्रेस बाय द गवर्नर रेफर्स टू द एड्रेस डिलीवर्ड बाय द गवर्नर। जो स्पेशल एड्रेस किया जाता है बाय द गवर्नर कब करता है, जब प्रेसिडेंट रूल होता है या नेशनल इमरजेंसी आ जाती है, या द एट द कमेंसमेंट ऑफ द फर्स्ट सेशन आफ्टर जनरल इलेक्शन, द फर्स्ट सेशन ऑफ ईच ईयर, दिस इज करेक्ट, ठीक है। आप देखोगे जो गवर्नर होता है या तो जब पहला सेशन होता है तब ये एड्रेस करता है, या फिर पहला जब जनरल मतलब इलेक्शन हो गया तो जो पहला सेशन होगा तब करेगा। सेम आपका प्रेसिडेंट के साथ होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, तो डिजास्टर मैनेजमेंट जो अथॉरिटी होती है उसके हेड कौन होते हैं, जो बड़ी बड़ी अथॉरिटीज हैं उसके हेड आपके प्राइम मिनिस्टर ही होंगे। ओके, चलिए द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन शेल बी वेस्टेड टू प्रेसिडेंट। अब ये बताओ कितने बार रिपीट हो गया, ऐसा कोई क्वेश्चन है जो रिपीट हुआ ही नहीं और आ गया है, मेरे को तो नहीं दिख रहा, वही रिपीट हो के आ रहे हैं। तो इसीलिए बोलती हूँ कि PYQ सॉल्व करो, उसका बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। मैं जितने बार CDS क्लियर किया, 4 बार CDS क्लियर किया और चारों बार मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा, सिर्फ PYQs किए हैं। जो पिछला एक मंथ रह जाता है तो बस PYQs ही प्रैक्टिस करती हूँ, इसी के थ्रू रिविजन करती हूँ। सो एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ यूनियन शेल बी वेस्टेड इन प्रेसिडेंट्स, ये सही है, तो ये तो नहीं आएगा। पार्लियामेंट बाय लॉ कैन कॉन्फर फंक्शंस ऑन अथॉरिटीज अदर देन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या बोल रहा है कि पार्लियामेंट क्या कर सकता है, बाय लॉ फंक्शंस दे सकता है ऑन अथॉरिटीज को दे सकता है, बिल्कुल सही है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड ऑल द मेंबर्स ऑफ ऑल स्टेट्स। ये भी मैंने आपको बता दिया कि इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन होता है। सारे के सारे इलेक्टेड मेंबर्स होंगे आपके, राज्यसभा लोकसभा के मतलब सारी की सारी पार्लियामेंट होगी, बट सिर्फ इलेक्टेड, तो इसने सारी की सारी बोली है, तो नॉमिनेटेड तो नहीं आएंगे, तो ये इनकरेक्ट हो जाता है। अ पर्सन हैविंग हेल्ड ऑफिस एज द प्रेसिडेंट शेल बी एलिजिबल फॉर द इलेक्शन दैट ऑफिस फॉर द सेकेंड टर्म। उसने बोला कि अगर कोई प्रेसिडेंट बना है तो वो अगले सेकेंड टर्म के लिए भी एलिजिबल है। ऐसा नहीं है कि एक बार बन गया फिर से बन नहीं सकता, तो n नंबर ऑफ टाइम बन सकता है। जैसे USA में सिर्फ 2 ही बार बन सकते हैं, ठीक है, हो गया। Which of the following constitution require the Prime Minister of India to furnish information related to decision of Council of Minister? ऊपर ही पढ़ाया मैंने आपको, कौन सा आर्टिकल था, 78 आर्टिकल था, ऊपर ही कराया ना, फर्निश कर सकता है इन्फॉर्मेशन, दैट इज ड्यूटी ऑफ प्राइम मिनिस्टर, किसके अंडर आती है, 78। और सेम यही जो विद रिस्पेक्ट टू गवर्नर होती है 167। 74 में मैंने बता दिया एड एंड एडवाइस वाला था, एड एंड एडवाइस, और ये आ जाएगा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। एंड व्हाट इज आर्टिकल 81, ये एलोकेशन ऑफ सीट्स पे है, एलोकेशन ऑफ सीट्स पे है कि पार्लियामेंट में कौन सी स्टेट को कितनी सीट्स मिलेंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑल एग्जीक्यूटिव एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेकन इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। ये फिर से वही क्वेश्चन आ गया आपका, ये फिर से वही स्टेटमेंट आ गया आपका। सो ये तो सही है आपका, ये तो नहीं आएगा। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट अ पर्सन एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया प्रोवाइडेड ही और शी इज क्वालिफाइड टू बी अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट और अ हाई कोर्ट। टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर जो है वो शेल नॉट एक्सीड, यहीं से आपको गलत मिल गया, 15% होता है। ये भी सही है आपका, ये भी सही है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज बाउंड टू एक्ट एज पर एडवाइस ऑफ द प्रेसिडेंट को कैसे चलना पड़ता है, जो एड एंड एडवाइस, तो एड एंड एडवाइस कौन से आर्टिकल में, 74 आर्टिकल में। तो ऐसे कनेक्ट करके याद कर लिया करो, ठीक है। ये 15% आ जाएगा, और ये अटॉर्नी जनरल को किया जाता है, वो क्वालिफाई होना चाहिए एज अ जज ऑफ या तो सुप्रीम कोर्ट या तो हाई कोर्ट। ये प्रेसिडेंट का मैंने आपको बता दिया कि प्रेसिडेंट
साथ में वाइस प्रेसिडेंट, दोनों का कैसे होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ये देखिए एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट हुआ, इलेक्ट कौन सा इलेक्टोरल सिस्टम है जिससे प्रेसिडेंट इलेक्ट होता है, दैट इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो सेम रिपीट हो गया, देखो कितना रेपिटेशन होता है, इसलिए बोलती हूँ ये कर लोगे ना तो 80% काम तो आपका खत्म ही हो गया। CDS 2 में तो नहीं आया आपका, CDS 2 2023 में तो नहीं है। कमिंग टूवर्ड्स CDS 1 2024 में है कोई, CDS 1 2024 में भी नहीं है, एंड CDS 2 में भी नहीं है आपका, ठीक है। वन क्वेश्चन वॉज लेफ्ट दैट इज वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड था, दैट ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, ही मस्ट नॉट बी लेस देन 35 ईयर्स। देखिए ये जो क्राइटेरिया है ये दोनों के लिए, प्रेसिडेंट के लिए भी है, वाइस प्रेसिडेंट के लिए है। ही इज इलेक्टेड बाय मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर ऑफ, तो मैंने आपको बताया कि वाइस प्रेसिडेंट के लिए दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, और कोई भी स्टेट का रोल नहीं होता, बट पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज, बीट लोकसभा और राज्यसभा, नॉमिनेटेड इलेक्टेड दोनों मेंबर्स होते हैं वाइस प्रेसिडेंट के लिए, बट प्रेसिडेंट के लिए आपके नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं होंगे, और टर्म उसका 5 ईयर्स होता है, ये भी ठीक है। सो आंसर इज दिस, नॉट करेक्ट पूछा, इज नॉट एलिजिबल, बट ही इज एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, कितने भी नंबर ऑफ टाइम्स वो इलेक्ट हो सकता है। सो हियर with this we are done with our CDS PYQs from 2015 to 2024 कंप्लीट कर लिया हमने। वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, गवर्नर से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन आए थे हमने सब कंप्लीट कर दिए। अब हमारा बस एक CKPF रह गया, वो भी हम कर लेंगे अगले वीडियो में। ओके।